हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से महिलाओं की उम्र को बढ़ाए जाने या फिर स्थिर रखने को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। खास करके उस समय से जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को उल्लेखित किया था अपने एक भाषण के दौरान कि महिलाओं में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और जो भी पोषण संबंधी समस्याएं हैं, क्या उनका संबंध विवाह की जो आयु है उससे हो सकता है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में जो कैबिनेट समिति है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है और जो महिलाओं के लिए विवाह की आयु जो 18 वर्ष निर्धारित की गई है उसको बढ़ाने संबंधी बात उन्होंने कह दी है और उसको बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसी वजह से आज के इस डिस्कशन में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इससे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। टॉपिक है महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। तो एक समिति का गठन भी बीच में किया गया था जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर ही कैबिनेट ने इस कदम को उठाने की बात कही है और जो भी कदम इसके तहत उठाए जाएंगे उसका एक प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव उसका पड़ेगा समाज पर, किन मुद्दों के साथ उसका टकराव हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर हम आज बात करेंगे। जो डायमेंशंस होंगे उसमें अभी हम न्यूज़ को देखेंगे। शादी के लिए जो न्यूनतम आयु है उसकी शुरुआत कब से हमें दिखाई पड़ती है, बीच में क्या शुरू से ही वह आयु आज की आयु के सम्मत थी या फिर बीच में उसको बढ़ाया गया या फिर घटाया गया, क्या स्थितियां दिखती हैं उनकी बात करेंगे। समिति ने क्या सिफारिश की है, समिति को कौन से काम सौंपे गए थे, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और एक निष्कर्ष देखते हुए सवाल लिखने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि यह विषय जीएस पेपर 2 से डायरेक्टली जुड़ता है, यानी शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय खंड। तो अगर पेपर 2 में कोई सवाल बने तो आप उसका उत्तर लिखने की स्थिति में आ पाएँ। खबर की बात करें तो खबर में दो खबरें हैं, जैसे कैबिनेट क्लियर्स पुश टू राइज मैरिज एज ऑफ वीमेन फ्रॉम 18 to 21। सेकंड, दूसरा, रेजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन, द लॉ, द रीजंस एंड द क्रिटिसिज्म। क्या कानून है, क्या कारण है और क्या उसकी आलोचना है, इन सभी पर बात करेंगे। पहले इसका एक इतिहास जान लें कि कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे, एक ब्रीफ में समझेंगे, कोई बहुत कहानी नहीं सुनाएंगे। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 1891 का एक कानून आया था सहमति की आयु से संबंधित, जहाँ पर महिलाओं के लिए जो आयु थी, हम कहें खासकर मैरिज को संबोधित नहीं किया गया था, इसमें शादी की बात नहीं थी, खास तौर से महिलाओं के साथ संबंध बनाने को लेकर के एक आयु का निर्धारण किया गया था कि 10 से 12 वर्ष की जो बच्चियां होंगी उनके साथ संबंध, यौन संबंध बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला हम कानून देखते हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, इसे ही शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत महिलाओं के लिए शादी की उम्र यानी लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों के लिए इसे 18 वर्ष रखा गया। फिर हम आज़ाद होते हैं और धीरे धीरे करके इसमें बदलाव आता है। अंत में अभी 2006 का कानून लागू है जो बाल विवाह को निषेध करता है और इसके तहत 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए विवाह की आयु तय की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि इस तरह की जो भी कानून लाए गए थे अभी तक, उनका एक मकसद हमें दिखाई देता है कि बाल विवाह को अनिवार्य रूप से गैर कानूनी घोषित करना। यानी एक सवाल अगर ये खड़ा किया जाए कि शादी की न्यूनतम आयु निर्धारित करने के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है, तो एक मकसद हमें दिखाई पड़ता है बाल विवाह को कम करना या फिर रोकना। अगला, जो भी नाबालिग हैं, जो भी अवयस्क बच्चे बच्चियां, दोनों लोगों को हम कह सकते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको रोकना। इसके अलावा विवाह से संबंधित जो विभिन्न धर्म हैं उनके अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, अपने अलग अलग मानक हैं। जैसे अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम के तहत प्यूबरिटी की एज के बाद हम उसे वयस्क का दर्जा दे देते हैं। इसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये बात करता है महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए 21 वर्ष। सेम प्रावधान विशेष विवाह अधिनियम 1954 के कानून में किए गए हैं और बाल विवाह निषेध अधिनियम में भी
18 और 21 वर्ष की आयु को ही सहमति की आयु मानते हुए शादी की उम्र के तहत रखा जा सकता है। अब बात करें इसकी आवश्यकता क्या थी, तो सरकार ने इस बात को नोटिस किया है और इस बात को बताया है कि शादी की कम उम्र के चलते कुछ परिणाम हो सकते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। जैसे जल्दी गर्भधारण से माताओं और बच्चों के पोषण स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि कोई महिला जल्दी उम्र में यानी कम उम्र में ही 14, 15, 18 के आसपास, 21 के आसपास, 21 के अंदर यदि कोई महिला ऐसी उम्र में बच्चे को जन्म देती है तो ऐसी संभावनाएं ज़्यादातर देखी गई हैं कि उसमें रक्त की कमी, पोषण की कमी पाई जाती है, जिसका एक प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। इसी तरह इसका एक प्रभाव शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पर देखा जाता है। एक और समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। साथ ही जब ऐसा कहा जाता है कि जल्दी उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए तो उसका एक प्रभाव जाहिर सी बात है उस बच्ची की स्कूली शिक्षा पर भी पड़ेगा, यानी कि उन कम उम्र के बच्चों के सामने यह चुनौती होगी कि वे स्कूल जाने के बजाय उनकी शादी कर दी जाए और वे घर गृहस्थी में लग जाएं। तो घर गृहस्थी जैसे मामलों का जो प्रभाव पड़ेगा, यदि वह स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाएगी, आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में आर्थिक स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा और उसके पूरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है कि हमें महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता के ऊपर जहां हम बल देते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सभी को न्याय दिलाना, तो ऐसे में महिलाएं कैसे पीछे रह जा रही हैं, तो उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, ये भी इसकी एक आवश्यकता बताई गई है। हम एक चार्ट देखते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा एनालिसिस किया गया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, कहीं पर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें 2017 के डेटा के आधार पर, तो 2017 के बाद भी अभी हम आगे देखेंगे कि भारत में जो शादी की उम्र है वह लगभग, अगर पूरे देश के स्तर पर बात करें तो 2017 में 22.1 वर्ष के आधार पर एक औसत निकाला गया था। अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 22.1 का औसत बताता है कि देश में इस उम्र में अभी विवाह हो रहे हैं। लेकिन अगर इस उम्र में विवाह हो रहे हैं 22.1, तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि बाल विवाह खत्म हो चुके हैं या फिर सभी राज्यों में समानता आ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। यही एक बड़ा कारण है कि अलग अलग संदर्भों को हमें समझने के लिए डेटा का व्यापक विश्लेषण करना होता है, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि औसत आंकड़ा 22.1 उम्र का अगर कहता है तो उससे ये निश्चिंतता नहीं हो सकती कि सभी के लिए यह समान हो गया है। अगला चार्ट बताता है उन महिलाओं के बारे में जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। तो 2015-16 का आंकड़ा बताता है कि यह 26.8% थी ऐसी महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो गई, जबकि 1992-93 में यह 54.2% था, यानी इसमें गिरावट आ रही है। अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसमें भी बताया गया है कि 2019-20 में यह 23% तक आ गया है, यानी बाल विवाह में कमी दिखाई दे रही है। ठीक, अगला डेटा है एनीमिया से संबंधित है। उसमें अगर हम प्रतिशत देखें तो 2015-16 में भारत के अंतर्गत 53.1% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित पाई गई या अनीमिया उसमें पाया गया। अगला जो शिशु मृत्यु दर है और बाल मृत्यु दर है 2017 का डेटा, यहाँ पर तुलना की गई है ब्रिक्स देशों के अंतर्गत किस देश का सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर या फिर शिशु मृत्यु दर का अनुमान है। तो यहाँ पर भी हमें भारत का डेटा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ पर शिशु मृत्यु दर 29.9 बताई गई है, वहीं मातृ मृत्यु दर 145 बताई गई है और मातृ मृत्यु दर जो आंकी गई है वह प्रति 1 लाख महिलाओं में और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्मे बच्चों में 1 वर्ष की आयु तक में जो उनकी उम्र होगी उस आधार पर निर्धारित की गई है। आगे हम और इसी डेटा को आगे अगर देखें तो वेल्थ एंड मैरिजेस के बारे में है और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडुकेशन एंड मैरिज एज का जो संबंध है वह बताया गया है। ऐसी बच्चियां जो कभी स्कूल नहीं गई उनके लिए भी डेटा जानकारी देता है। जैसे जो बच्चियां कभी स्कूल नहीं गई
उनकी शादी की जो उम्र रही वह 17.4 वर्ष के आसपास औसत निकाला गया। 5 वर्ष में इसमें कुछ गिरावट आई, यानी उम्र थोड़ी बढ़ी शादी के लिए 17.6। इसी तरह 10 से 11 साल तक आते आते 19.8 और 12 साल या उससे आगे जिन बच्चों ने शिक्षा ली उनकी उम्र में ठीक ठाक सुधार हुआ शादी की उम्र में, और लगभग 23 का औसत निकल करके आता है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी इसका आप लिख करके उपयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रामाणिक होगा। ठीक, अब बात करें समिति की। जया जेटली समिति का गठन जो किया गया था, इनको क्या क्या काम सौंपे गए थे जब इनका गठन किया गया, और जो विवाह की उम्र है उसका निर्धारण करने का काम सौंपा गया। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून 2020 में इस कमेटी का गठन किया था, खासकर ऐसे मुद्दों को एड्रेस करने के लिए जो महिलाओं से संबंधित हैं। महिलाओं के पोषण की बात, अनीमिया की बात, जो शिशु मृत्यु दर की हमने बात की, मातृ मृत्यु दर की बात, अन्य सामाजिक सूचकांकों के साथ विवाह की उम्र का क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में, शादी की उम्र बढ़ाने और महिलाओं एवं बाल स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। यानी ऐसा कह तो दिया गया कि 18 वर्ष से बढ़ा दिया जाए शादी की उम्र, 21 वर्ष कर दी जाए, लेकिन क्या इसका वास्तव में कोई प्रभाव पड़ेगा, उन पहलुओं पर जिसके लिए चिंताएं जताई गई हैं, यह भी एक कार्य सौंपा गया। अगला, महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की क्या व्यवहार्यता हो सकती है, ये भी काम इन्हें दिया गया। तो समिति में नीति आयोग के सदस्य भी मौजूद थे, डॉक्टर वी.के. पॉल। इसके अलावा जो अन्य मंत्रालय हैं उनसे संबंधित सचिवों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च की, एक तरीके से सभी क्षेत्रों में, शहरी, ग्रामीण और खासकर एक युवा वर्ग से जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कई विश्वविद्यालयों के उन युवाओं से बातचीत की गई, कई रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में बातचीत की गई, जिसके लिए एनजीओज़ का सहयोग लिया गया। तो एक विस्तृत आधार पर इन्होंने पूरे मामले की समीक्षा की और कुछ सिफारिशें सरकार को सौंपी। तो उन प्रमुख सिफारिशों में सबसे पहली सिफारिश यही है कि महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए, जिसे अभी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों तक जो लड़कियां हैं उनकी पहुंच को बढ़ाना होगा, और खासकर ऐसे क्षेत्र जो बहुत दूरदराज इलाकों में हैं जहां से डायरेक्ट उनकी रीच स्कूलों तक नहीं हो पाती, वहां पर जो परिवहन की सुविधा होगी सरकार को उस पर भी ध्यान देना होगा। अगला, उनके कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दिया जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा मिल जाने के बाद वे नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए कैसे उपयुक्त कौशल हासिल करें, और खासकर ऐसी सुविधाएं जो बहुत कम फीस में या नाम मात्र फीस में उन्हें मिल सके, तो इसके लिए सरकार को प्रबंध करने के लिए उन्होंने कहा है। स्कूलों में बहुत महत्वपूर्ण सेक्स एजुकेशन को सिलेबस बनाने की बात कही है, यानी सिलेबस में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए। व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है जो बहुत बड़े स्तर पर माता पिता और बच्चों को प्रभावित करेगा। ऐसे में लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना होगा, और जो भी नए कानून और नियम बनाए जाएंगे उनको समाज एक्सेप्ट करे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, इसलिए उनको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत होगी। ऐसा समिति की सिफारिशें हैं। सवाल है कि इसका क्या लाभ हो सकता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो जैसा सरकार ने कहा कि वे जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। यदि महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष है और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, तो यहाँ पर समानता नहीं दिखाई देती, इसलिए दोनों को समान करने का विचार है, यानी लैंगिक समानता। अगला, जनसांख्यिकीय लाभ की बात है। हालांकि समिति ने यह बात स्पष्ट की थी कि उनका उद्देश्य कहीं भी जनसंख्या नियंत्रण का नहीं है। इस आधार पर ये जो आंकड़े हैं उन्होंने निकाले हैं, लेकिन इसका एक लाभ जनसांख्यिकी स्तर पर हो सकता है। हालांकि अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसका डेटा बताता है कि भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें कुछ गिरावट आई है। अभी यह लगभग 2.2 के आसपास चल रहा था, अनुमान है 2.2 से कुछ कम ही था, लेकिन अब यह 2.0 हो गया है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि आगे चल करके कोई जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भारत में हो सकती है, तो ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। अगला, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की बात चूंकि की गई है, ऐसे में यदि सरकार कुछ प्रयास करती है उन क्षेत्रों में जो लड़कियों की एजुकेशन को सुधारेगी, समिति की रिपोर्ट के हिसाब से
तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य में सुधार और शिक्षा में सुधार हमें महत्वपूर्ण लाभ के रूप में दिखाई देंगे। इसके अलावा जब जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो सामाजिक धारणा में भी बदलाव आना शुरू होगा और हमें इसमें बदलाव लाना जरूरी भी है। लेकिन बड़ा सवाल की चुनौतियां क्या क्या हैं, आलोचक विश्लेषक क्या क्या बातें कह रहे हैं। पहला तो ये कि यदि हम शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 से 21 कर देंगे तो जो बाल विवाह का डेटा हमें दिखाई देता है, अभी के लिए हमने बात की कि 2019-20 में गिरावट आई है, 23% हो गया है, तो ये बढ़ा हुआ दिख सकता है। कैसे बढ़ा हुआ दिख सकता है? क्योंकि अभी मान लीजिए हम कहें कि ऐसी लड़कियां या ऐसी बच्चियां जिनकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में की जा रही है, उसे अभी हम बाल विवाह कह रहे हैं। कल को जब यही आयु 18 से 21 कर दी जाएगी तो जो बीच का 3 वर्ष का गैप आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो अपनी बेटी की शादी 18 में करेगा, कोई 19 में करेगा, कोई 20 में करेगा, लेकिन कानून के तहत ये सभी विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आ जाएंगे क्योंकि कानून 21 वर्ष की सीमा निर्धारित कर देगा। तो बड़ी चिंता यही है विश्लेषकों की, ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जहां हम उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, कई और सारे लोग, कई और सारा समाज का बड़ा जो वर्ग है वह कानून के तहत अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। अगला, हाशिए पर मौजूद जो समुदाय है, SC, ST और भी जो लोग पिछड़े हैं, उन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि सबसे कम एजुकेशन वाला जो एरिया है वहीं पर है, रोजगार से जो दूर लोग हैं या फिर बड़ा तबका जो शिक्षित नहीं है, उन पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, खासकर कानून के तहत जो दबाव बनेगा। इसके अलावा एक दो शब्द हैं, वयस्कता और सहमति की आयु, यानी एडल्टहुड और एज ऑफ कंसेंट की बात जब हम करते हैं तो इसके भी अलग अलग पैमाने हैं। जैसे 18 वर्ष की आयु के तहत कोई व्यक्ति वोट देने के लिए वयस्क मान लिया जाता है। इसी तरह जो एज ऑफ कंसेंट है वहाँ 18 वर्ष की आयु का दायरा रखा गया है। ऐसे में शादी की उम्र 21 साल कर देना दोनों के लिए कैसे इनसे सहमति व्यक्त करेगा या कैसे इनके समकक्ष सही व्यवस्था को लागू कर पाएगा। अगला, सामाजिक स्वीकार्यता कितनी होगी, इसको भी देखा जाना होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। अभी 18 वर्ष ही जब आयु तय की गई है तब भी कई सारे क्षेत्रों में बाल विवाह हो रहे हैं, यानी कानून के तहत बाल विवाह की श्रेणी में आ रहे हैं। तो आगे जब इसको 21 साल कर दिया जाएगा तो इस पर कैसे रोक लग पाएगी, और सबसे बड़ी बात, इसको लागू करने की चुनौतियां भी बनी हुई हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपस में जुड़ते हैं, इनको लागू करना और सामाजिक स्वीकार्यता की, क्योंकि कोई भी कानून तभी लागू हो पाता है जब उसे समाज स्वीकार करे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बात करें निष्कर्ष की, तो जैसा कि सरकार का कहना है कि कम उम्र में विवाह के कारण जो चैलेंजेस आते हैं तो उनको दूर किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी माता पिता कम उम्र में विवाह करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो है गरीबी, दूसरा आर्थिक स्थितियां, तीसरा शिक्षा से जुड़ाव, शिक्षा के वर्ष, चौथा है सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यानी माँ बाप को ये चिंता भी बनी रहती है कि अब बच्चियां बड़ी हो गई हैं, बाहर निकलेंगी, पिछड़े क्षेत्र हैं, तो कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इस आधार पर भी वे जिस बात को सोच करके चलते हैं, एक मानसिक स्थिति ये बन जाती है कि वे जल्द से जल्द लड़कियों का विवाह कर दें। ठीक, इन सभी जो मुद्दे हैं इनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी होगा और समिति की सिफारिशों में इनमें से कई सारे मुद्दों को शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से जो भी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा तक पहुंच की बात है, आर्थिक अवसरों की बात है, लैंगिक समानता की बात है और जागरूकता की बात है, तो इनका जब क्रियान्वयन एक बेहतर तरीके से किया जाएगा तब ये सभी मुद्दे हमें सुलझते हुए दिखाई देंगे। और चूंकि बदलाव धीरे धीरे ही आता है, किसी भी समाज में एक दिन में नहीं आया। हमने शुरुआत जब की थी तो पहला कानून देखा था जब इस तरह से लड़कियों के लिए जो संबंध बनाने की आयु थी उसमें सुधार करने की बात आई, और उसके बाद धीरे धीरे कई 100 साल लग गए, 100 साल से ज़्यादा लग गए,
हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो समाज अभी और धीरे धीरे परिवर्तित होगा और इन बदलावों को अपनाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आज का सवाल क्या है? सवाल है, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का निर्णय महिला सशक्तिकरण में कहाँ तक सहायक होगा? इससे जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। किसी भी सवाल में लिख दिया जाए आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब ही है कि आपको सरकार के द्वारा लाई गई जो नीति है, सरकार के जो अच्छे कार्य बताए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे बिंदुओं को भी रेखांकित करना होता है जहां पर उसकी आलोचना की जा रही है। लेकिन जब आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, तो एक सकारात्मक वे में इसको कंक्लूड कीजिएगा कि आपका जो उद्देश्य है वह नकारात्मक ना दिखे, यानी आप एक आशावादी दृष्टिकोण से इसको लिखें और उन उपायों को जरूर लिखें जो अपना करके सुधार किया जा सकता है। इस उत्तर को फ्रेम कीजिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।